नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जैसा कि आपका यूपी पीसीएल TG2, यूपी मेट्रो, MP PGCL, पंजाब PCL, बिहार PCL, इन सभी भर्ती परीक्षाओं के अलावा आपका सेंट्रल में ले लीजिए सेल, इसरो, DRDO, इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने इसमें रखा है। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए, जैसा कि आज का हमारा प्रश्न है दिया गया यहाँ पर, जो कि विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग कहलाता है। सही उत्तर परिपथ कहलाता है। विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग परिपथ कहलाता है। विद्युत परिपथ के द्वारा ही लोड एवं सप्लाई एक दूसरे से संयोजित यानी जुड़े रहते हैं। डायग्राम भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, यदि विद्युत आवेशित दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा यदि। राइट आंसर, दोनों का विभव समान हो, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, यदि विद्युत आवेशित दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी यदि दोनों का विभव समान हो, क्योंकि धारा का प्रवाह उच्च वोल्टता से निम्न वोल्टता की तरफ होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि इस प्रकार, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, प्रतिरोध के वर्ण कोड में लाल रंग को कौन सा मान दिया गया है। लाल रंग आपका 2 होता है और यहाँ पर काला आपका जो 0 होता है, भूरा आपका 1 होता है, ये भूरा का है, लाल का 2 है, हरा का मतलब नीला का 6 है और यहाँ पर नारंगी का 3 होता है। यहाँ पर मैं आपको पूरा एक बार दिखा देता हूँ जो कि इस प्रकार दिया गया है। काला का 0, भूरा का 1, लाल का 2, नारंगी का 3, पीला का 4, हरा का 5, नीला का 6, बैगनी का 7, स्लेट का 8 होता है। इस प्रकार आप ये, और सफ़ेद का जो है 9 होता है। ये सारे कोड आप जरूर याद रखें, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। सही उत्तर विद्युत क्षेत्र जो है आपकी सदिश राशि है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, यदि 1.5 वोल्ट के 6 सेल सीरीज में जुड़े हुए हैं लेकिन एक सेल विपरीत दिशा में जुड़ा हुआ है तो कुल वोल्टेज डैश डैश होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कि 1.5 वोल्ट के 6 सेल सीरीज में जुड़े हुए हैं तो आपको यहाँ पर वोल्टेज निकालना, तो वोल्टेज यहाँ पर आपका 15 छक्के 90, यानी यहाँ पर जैसे कि आपको बता दूं, ये 15 मतलब 6 सेल हैं तो एक सेल आपका विपरीत जुड़ा हुआ है, 5 सेल तो आपके सीरीज में है, तो ये 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 75 यानी 7.5 आ जाएगा और फिर एक सेल इससे घटा देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा जो कि 6 बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इस प्रकार आप जरूर निकाल लीजिए, क्योंकि दोस्तों समांतर में जो है वोल्टेज समान रहता है, सीरीज में जो है वोल्टेज आपका जुड़ जाता है पूरा। अगला है, 100 वोल्ट वाली बैटरी से होकर प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए, सभी प्रतिरोध ओम में हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये सभी आपके समांतर में जुड़े हुए हैं। इस प्रकार इसे जोड़ेंगे तो जैसे कि आपका यहाँ पर 2 दिया गया है, यहाँ पर 9 दिया गया, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 2, इस प्रकार इसे जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर सभी समांतर में जोड़ लेंगे तो 1/2, 1/9, 1/9, 1/3, 1/9, ये सारे प्रतिरोध जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर समांतर में जोड़ेंगे, फिर इसके बाद एक सीरीज में जोड़ देंगे तो फिर यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एम्पियर आपकी आ जाएगी जो कि 20 एम्पियर बिल्कुल सही उत्तर होगा, जो कि यहाँ पर आप जान सकते हैं। इस प्रकार देख लीजिए। चलिए, I बराबर V/R होता, फार्मूले पर मान रख देंगे, सिंपल सा है, आप निकाल लेंगे। उम्मीद है आप हमें इतना तो आप कर ही सकते हैं। आदर्श मामले में 100 एम्पियर आवर बैटरी के लिए चार्जिंग करंट क्या होना चाहिए। सही उत्तर 10 एम्पियर होना चाहिए। अगला प्रश्न, 1 फैराडे डैश डैश के बराबर होता है। सही उत्तर जो कि 96,500 कूलाम के बराबर होता है, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। लेड एसिड सेल के में कठोर सल्फेशन दोष को डैश डैश द्वारा हटाया जा सकता है। सही उत्तर अल्प मात्रीय आवेशन यानी ट्रिकल चार्जिंग के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न जो कि इस प्रकार है, सोल्डरिंग में फ्लक्स का मुख्य उद्देश्य है।
सही उत्तर धातु की सतह को साफ करना और ऑक्साइड मुक्त रखना, ये इसका उद्देश्य होता है। यहाँ पर देख लेते जो कि इस प्रकार दिया गया, सोल्डर में फ्लक्स का मुख्य उद्देश्य धातु की सतह को साफ करना और ऑक्साइड मुक्त रखना। इसके अन्य निम्नलिखित उद्देश्य हैं, जैसा कि यह जोड़ी जाने वाली धातु की सतह के ऑक्सीकरण को रोकता है। और अगला पॉइंट है, यह जोड़ पर पिघलाए गए सोल्डर के बहाव को सुगमता प्रदान करता है। अगला है, यह जोड़ को साफ रखता है और यह सोल्डर को शीघ्र पिघलने में सहायता प्रदान करता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यह ऊष्मा को जाप तक शीघ्रता से पहुँचने में सहायक होता है। अगला है, यह जैसे कि यह सतह पर जंग लगने से बचाता है और यह जोड़ को मजबूती प्रदान करता है। ये सारे इसमें गुण होते हैं। अगला है, सोल्डरिंग करने के लिए अनुशासित कॉन्फ़िगरेशन है। सही उत्तर लैप जोड़, यही आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लेते हैं, सोल्डरिंग के लिए अनुशासित संरचना लैप जोड़ है। इस विधि द्वारा जोड़ी जाने वाली प्लेटें एक दूसरे पर चढ़ी हुई होती हैं। अवस्था में सोल्डरिंग की जाती है, जिससे ऐसे जोड़ों में ओवरलैप को कारण काफ़ी पदार्थ बेकार चला जाता है तथा जोड़ में देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। इस कारण यह अधिक प्रचलित नहीं है। इस प्रकार जान सकते हैं। ये सारे जोड़ आप जरूर देख लीजिए, जो कि सिंगल फिल्ट जोड़, डबल, सिंगल, इस प्रकार सारे जोड़ आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि इस प्रकार है, दिए गए आरेख के लिए एक परिक्रमण में एफ बल द्वारा कितना कार्य किया जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि 2πfr, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इस प्रकार जान सकते हैं आप। यानी आपका दिया गया कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं बल को एफ से, जो कि विस्थापन जो होता है 2πr होता है, यानी जो दूरी होती है गोले की, ये आपकी दी गई है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा दिए गए, मानक अधिसूचना के साथ डीसी मोटर का आर्मेचर टार्क डैश डैश होता है। सही उत्तर ये फाई आर्मेचर धारा इंटू पोल्स की संख्या और Z/2πa, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगला है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है, जैसे कि डीसी आर्मेचर की द्वारा निर्मित बलाघूर्ण के लिए कौन सा संबंध सही है। सीजीएस प्रणाली में यदि पोल्स की संख्या P और प्रत्येक पोल के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स फाई और आर्मेचर के कंडक्टर की संख्या Z है, तो प्रत्येक आर्मेचर में कंडक्टर की कुल विद्युत धारा होगी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, जो कि यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपका इस फार्मूले पर लगाएंगे, जो कि टार्क बराबर P/, यानी पोल्स की संख्या बटे ओमेगा। यहाँ पर P यानी यहाँ पर विद्युत वाहक बल इंटू आर्मेचर धारा गुणे 60 बटे 2πn। यहाँ पर फार्मूले पर मान रखेंगे सारा, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 100, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा सवाल है, टॉप लेवल का सवाल है। ये आपके बिहार पीसीएल में आसानी से इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और एमपीपीजीसीएल में भी पूछे जा सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न दिया गया, फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस के पहले नियम के अनुसार M बराबर Z Q में क्या Z प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ Q बिजली की मात्रा और मुक्त आयनों का द्रव्यमान होता है। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पदार्थ के वैद्युत रासायनिक तुल्यांक बिल्कुल राइट आंसर है। इस प्रकार आप जान सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए आप एक बार, जो कि दिया गया है, फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस के पहले नियम के अनुसार M बराबर Z Q होता है, Q बराबर IT होता है। यहाँ पर मान रख देंगे, जो कि आपका M बराबर ZIT हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, जो कि काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। आप दोस्तों इन सारे प्रश्नों को अगर वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम इसी तरह के रोज़ प्रश्न आपके सामने समक्ष पेश करते हैं, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए टॉप लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए, और दोस्तों आप अगर हमारी पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा वीडियो के अंत में, आप उस पर क्लिक करके सारी वीडियो आसानी से देख सकेंगी। विद्युत अपघट्ट यानी इलेक्ट्रोलाइट का स्तर हमेशा प्लेटों से कम 10 से 15 mm के ऊपर रखा जाना चाहिए। यदि स्तर कम हो जाए तो टॉप अप करने के लिए कौन सा तरल मिलाया जाएगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि अशुद्ध जल मिलाया जाएगा।
यहाँ पर देख लेते हैं जो कि विद्युत अपघट्ट यानी इलेक्ट्रोलाइट का स्तर हमेशा प्लेटों से कम 10 से 15 ऊपर रखा जाना चाहिए। यदि स्तर कम हो जाए तो टॉप अप करने के लिए अशुद्ध जल मिलाया जाता है। यहाँ पर देखते हैं लेड एसिड सेल का अशुद्ध जल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुपात 3:1 होता है। अगला हमारा दिया गया जो कि इस प्रकार है, जैसे कि बैटरी को एक लंबे समय तक निष्क्रिय रखने के लिए डेड डैश की ज़रूरत होती है। सही उत्तर, बैटरी को सुखाकर एक ठंडी, सूखी और साफ जगह में रखने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखने के लिए बैटरी को सुखाकर एवं ठंडी, सूखी और साफ जगह में रखने की ज़रूरत होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि इस प्रकार है, किसी दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के प्राथमिक व द्वितीयक प्रेरित ईएमएफ E1 और E2 हमेशा होते हैं। सही उत्तर, एक दूसरे से समान फेज में होते हैं। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीयक वाइंडिंग में प्रेरित ईएमएफ E1 और E2 हमेशा एक दूसरे से समान फेज में होते हैं। अगला प्रश्न, आदर्श ट्रांसफार्मर में घर्षण हानियाँ होती हैं। सही उत्तर, कुछ नहीं होता है, इसमें घर्षण हानियों का नाम ही नहीं होता क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में घर्षण हानियों का मान सदैव शून्य होना चाहिए क्योंकि जैसा कि हमें ज्ञात है कि घर्षण ट्रांसफार्मर में एक स्थैतिक युक्ति है जिससे कि किसी भी प्रकार की घूर्णी हिस्सा नहीं होता है। प्रयुक्त घर्षण हानियों का मान सदैव जो है शून्य होता है। अगला प्रश्न, एक आदर्श ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन डेड डैश है। सही उत्तर 0% है। यहाँ पर देख लेते हैं जो कि बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए न्यूनतम प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन होना चाहिए तथा साथ साथ ट्रांसफार्मर में आयरन कोर व कॉपर हानियों भी कम होनी चाहिए। किसी आदर्श ट्रांसफार्मर में न्यूनतम प्रतिशत रेगुलेशन शून्य होना चाहिए। अगला प्रश्न, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राइमरी व 1000 फेरे हैं और द्वितीयक पर 50 फेरे हैं। प्राइमरी पार्श्व पर चालन वोल्टता 200 आरएमएस और लोड प्रतिरोध 5 ओम है तो निवेश शक्ति का परिकलन कीजिए। जैसा कि यहाँ पर मैं फार्मूले पर इसका मान आपको रख कर बताऊँगा जो कि N1/N2 V1/V2, यहाँ पर ये आपका रेशियो का फार्मूला होता है। यहाँ पर N1 N2 और V1 यहाँ पर रेजिस्टेंस मान दिया गया है। यहाँ पर पूरा मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार यहाँ पर आपका जैसे कि पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका 10 यानी आपकी शक्ति जो होती है 20 आ जाएगी। यानी आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा दिया है, स्टार कनेक्टेड में 3 फेज सर्किट का लाइन वोल्टेज 415 वोल्ट है, इसका फेज वोल्टता कितना होगा। चलिए जैसे कि यहाँ पर सॉल्व करते हैं। स्टार कनेक्टेड 3 फेज सर्किट में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में निम्न संबंध होता है। फेज वोल्टेज बराबर, जैसा कि यहाँ पर मान रखेंगे इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर जैसे कि आपका आ जाएगा उत्तर जो है 230 के समथिंग आ जाएगा, यानी 239 आएगा। आप इसे इसके समथिंग मान सकते हैं जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, किसी ऐसी परिपथ में जब प्रेरक प्रतिघात धारित तो प्रतिघात से ज़्यादा होता है तो कौन सा कथन सत्य होगा। सही उत्तर, विद्युत प्रवाह वोल्टेज से कम होगा, ये बिल्कुल सही उत्तर है। इस प्रकार देख सकते हैं प्रेरक प्रतिघात बराबर XL बराबर 2πfL होता है। धारित प्रतिघात यानी XC बराबर 2πfC होता है। इस प्रकार यहाँ पर आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा समीकरण किसी दोलन की कोणीय आवृत्ति ओमेगा व्यक्त करता है। सही उत्तर, ओमेगा बराबर 2πf इसका सही उत्तर है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया जो कि रिजु प्रतिकर्षण मोटर यानी स्ट्रेंथ रिपल्सन मोटर के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं इसमें निम्न गति पर उच्च गुणक होता है, यही आपका सही नहीं है। जबकि यहाँ पर पूरी जानकारी देखते हैं प्रतिकर्षण मोटर में समान चुंबकीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण विद्यमान होता है। इसी सिद्धांत पर यह मोटर कार्य करती है। इसमें एक स्टेटर तथा रोटर होता है तथा स्टेटर के बीच आर्मेचर दिक् परिवर्तन तथा 2 कार्बन ब्रश लगे होते हैं जो क्रमागत 20 डिग्री चुंबकीय अक्ष पर होते हैं। इन पर ब्रशेस पर स्पार्क प्रवृत्ति होती है। इसमें उच्च प्रवर्तन बलाघूर्ण तथा मध्यम प्रवर्तन धारा होती है। अगला प्रश्न, सिंगल फेज शैथिल यानी हिस्टैरिसीस मोटर किस प्रकार की मोटर है। सही उत्तर, तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस मोटर आपकी होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से एक सिंगल फेज मोटर के रोटर में कोई तीट या वाइंडिंग नहीं होते हैं। सही उत्तर, हिस्टैरिसीस मोटर में कोई
टीथ या ना कोई दांते होते हैं, ना ही कोई वाइंडिंग होती है। इस मोटर के रोटर पर ना ही कोई दांते और ना ही किसी प्रकार की वाइंडिंग होती है। इस कारण यह मोटर अत्यधिक शांत प्रचालन वाली तथा यांत्रिक एवं चुंबकीय कंपनों से मुक्त होती है। इसलिए हिस्टैरिसीस मोटर ध्वनि उपकरणों के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न, टेप रिकॉर्डर में निम्नलिखित में से कौन सा मोटर प्रयुक्त किया जाता है? सही उत्तर हिस्टैरिसीस मोटर का प्रयोग करते हैं। टेप रिकॉर्डर में हिस्टैरिसीस मोटर का उपयोग किया जाता है। हिस्टैरिसीस मोटर में रोटर कोई टीथ या वाइंडिंग नहीं होती है तथा रोटर क्रोम स्टील का बना होता है। अगला प्रश्न, उच्च गुणवत्ता वाले टेप रिकॉर्डर और रिकॉर्ड प्लेयर के लिए हिस्टैरिसीस मोटर के प्रयोग के मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर इसे किसी अपकेंद्रीय स्विच की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे जो कि दिया गया आपका, जैसे कि उच्च गुणवत्ता वाले टेप रिकॉर्डर और प्लेयर के लिए हिस्टैरिसीस मोटर प्रयोग करने का मुख्य कारण यह है कि इसे अपकेंद्रीय स्विच की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य है? सही उत्तर प्रवर्धन। ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य जो है प्रवर्धन होता है। ट्रांजिस्टर दो पीएन संधि व 3 टर्मिनल वाली ऐसी अर्धचालक युक्ति है जिसकी सहायता से परिपथ धारा को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। चलिए अगला है, अगला प्रश्न आपका दिया गया जो कि निम्न चिन्ह प्रदर्शित करता है। ये डायग्राम जो दिया गया आपको क्या ये प्रदर्शित कर रहा है? ये आपका सही उत्तर है, जो कि यहाँ पर आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है, यानी जो बाहर की तरफ जिसमें तीर जाता है ये आपका एनपीएन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर पूरी व्याख्या के माध्यम से जो कि दिया गया है। एनपीएन ट्रांजिस्टर को दर्शाता है जो चित्र में है, और ट्रांजिस्टर में एमीटर बेस संगम को फॉरवर्ड बायस तथा बेस कलेक्टर संगम को रिवर्स बायस प्रदान की जाती है। एमीटर पर आरोपित ऋण आवेश मुक्त इलेक्ट्रॉन्स को विकर्षित करता है। दूसरी ओर बेस पर आरोपित धन आवेश होल्स को विकर्षित करता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित करता है। अगला है, पीएनपी ट्रांजिस्टर के आधार बेस हैं? सही उत्तर एन पदार्थ इसका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लेते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर में आधार जो है एन पदार्थ का बना होता है तथा कलेक्टर एवं उत्सर्जक पी पदार्थ का बना होता है, तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर में आधार पी पदार्थ का संग्राहक तथा उत्सर्जक एन पदार्थ के बने होते हैं। अगला है, दिए गए ट्रांजिस्टर में ई बी यानी एमीटर बेस जंक्शन अग्रवर्ती बायस है, तो यहाँ पर इसका कॉमन बेस जंक्शन पश्च दिशिक बायस है, तो इस यदि आधार करंट में वृद्धि की जाए तो इसका होगा सही उत्तर यहाँ पर कलेक्टर धारा जो है बढ़ेगी। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि आंतरिक ग्राउलर किस प्रकार की मशीन में परिवेष्टन यानी वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए उपयुक्त है? सही उत्तर एसी मोटर स्थिरिंग परिवेष्टन करने के लिए इसके उपयोग किया जाता है। आंतरिक ग्राउलर एसी मोटर स्थिर परिवेष्टन प्रकार की मशीन में परिवेष्टन यानी वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न, जब वाइंडिंग में डीसी धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है? सही उत्तर प्रेरित वोल्टेज निर्मित नहीं होता है। जब वाइंडिंग में वाइंडिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रेरित ईएमएफ निर्मित नहीं हो पाता है, क्योंकि इस अवस्था में फैराडे का नियम स्थापित नहीं होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया है जो कि इस प्रकार दिए गए समानांतर संयोजन के में जुड़े 3 या 3 से अधिक एक पथी तरंग कुंडलन को डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर बहुविध तरंग वाइंडिंग कहते हैं। समानांतर संयोजन में जुड़े 3 या 3 से अधिक एक पथी तरंग वाइंडिंग को बहुफित यानी पॉलीफेज तरंग वाइंडिंग कहते हैं। अगला है, आर्मेचर चालकों के संदर्भ में मापी जाने वाली दूरी को क्या कहते हैं, जिसमें एक कुंडली आर्मेचर के पृष्ठ पर अग्रकृत होती है? सही उत्तर पंक्ति अंतराल। यहाँ पर देख लेते हैं, आर्मेचर चालकों के संदर्भ में मापी जाने वाली दूरी को पंक्ति अंतराल कहते हैं, जिसमें एक वाइंडिंग यानी कुंडली में आर्मेचर पृष्ठ पर अग्रकृत होती है। साथ ही ज्ञात रहे डीसी मशीनों में आर्मेचर सदैव घूर्णी प्रवृत्ति का होता है और आर्मेचर पर सीरीज या समांतर क्रम में वाइंडिंग की जाती है। अगला जो कि हमारा इस प्रकार प्रश्न दिया गया जैसे कि प्रति ध्रुव प्रति फेज कुंडलियों की संख्या डेड डैश है। सही उत्तर कुंडलियों की संख्या बटे फेजों की संख्या गुणे ध्रुवों की संख्या होती है। इस प्रकार आप इसे जान सकते हैं, ये फार्मूला आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि एक डीसी सीरीज मशीन में डेड डैश वाली क्षेत्र कुंडलियाँ होती हैं।
सही उत्तर मोटे तार के कुछ फेरे होते हैं। यहाँ पर डीसी सीरीज मोटर के बारे में पूरी जानकारी देखेंगे। डीसी सीरीज मशीन में क्षेत्र वाइंडिंग यानी फील्ड वाइंडिंग, इसे डीसी सीरीज फील्ड कहते हैं। इसे मोटे तारों के कुछ फेरे द्वारा बनाया जाता है। सीरीज फील्ड का प्रतिरोध कम होता है। यह आर्मेचर के सीरीज में जुड़ा होता है। चलिए जी देख सकते हैं, इस प्रकार दिया गया है। अगला प्रश्न जो कि जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसा कि दिया गया है, जब शंट मशीन में शंट फील्ड वाइंडिंग पतले तारों से बहुत ज़्यादा फेरों की सहायता से बनाया जाता है तो इसका प्रतिरोध उच्च होता है और आर्मेचर में जुड़ता है। अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार दिए गए, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब एक 6 पोल लैप वाइंडिंग जंत्र में 300 कंडक्टर हैं, प्रति कंडक्टर प्रेरित विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है, जनित्र में जनित वोल्टता क्या है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, जो कि इस प्रकार दिए गए फार्मूले पर मान रखेंगे हमें, जो कि यहाँ पर फार्मूला आपका दिया गया है। इस फार्मूले पर मान रख के, जैसे कि आपका पोल्स दिया गए हैं और यहाँ पर चालक दिए गए हैं, ईएमएफ दिया गया है और यहाँ पर पोल्स की संख्या जो कि दी गई है। यहाँ पर लैप है तो यहाँ पर समांतर पथों की संख्या, पोलों की संख्या इसमें बराबर होती है। इस प्रकार यहाँ पर चालक निकालेंगे, जो कि चालक आपके 50 आ जाएंगे। यहाँ पर आपका जनित वोल्टता बराबर आपका आ जाएगा V बराबर IR, जो कि यहाँ पर आपका दिया गया है। मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर उत्तर निकल कर आ जाएगा, जो कि 250 वोल्ट बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, एक शंट जनरेटर में 250 वोल्ट के टर्मिनल विभवांतर पर 195 एम्पीयर प्रदान करता है तो आर्मेचर प्रतिरोध पर शंट क्षेत्र प्रतिरोध क्रमशः 0.02 ओम और 50 ओम है। जनित विद्युत वाहक बल का मान क्या है। सही उत्तर जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इस प्रकार जैसे कि सॉल्व करेंगे। विद्युत वाहक बल का फार्मूला होता है, जो कि वो निकाल सकते हैं आप, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका 254 सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। अगला हमारा प्रश्न दिया गया, जो कि इस प्रकार जैसे कि आप जान सकते हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी, जैसे कि अर्ध तरंग दिष्टकारी धारा का आरएमएस मान 10 एम्पियर है तो पूर्ण दिष्टकारी धारा के लिए मान होगा। जैसा कि सॉल्व करेंगे, जो कि IM बराबर IRMS गुणे 2, यहाँ पर मान रखेंगे तो आपका 20 आ जाएगा। फिर IRMS बराबर फार्मूला होता है IM बटे √2, √2 से भाग देंगे 20 में, जो कि आपका 14.14, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, एक अर्ध तरंग दिष्टकारी में दी गई निवेश यानी इनपुट प्रत्यावर्ती धारा AC शक्ति यानी 1000 वाट है तो प्राप्त डीसी निर्गम आउटपुट शक्ति 400 वाट है तो दिष्टकारी दक्षता क्या होगी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, जो कि इस प्रकार दिया गया है, दिष्टकारी दक्षता बराबर आउटपुट DC शक्ति बटे इनपुट AC शक्ति गुणे 100। मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर 40% बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पूर्ण तरंग दिष्टकारी यानी फुल वेव रेक्टिफायर में उर्मिका गुणक यानी रिपल फैक्टर का सूचित करता है। सही उत्तर फिल्टर की दक्षता को सूचित करता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पूर्ण तरंग दिष्टकारी यानी फुल वेव रेक्टिफायर को उर्मिका गुणक यानी रिपल फैक्टर फिल्टर को दक्षता को सूचित करता है। रिपल फैक्टर अर्थात वेव को आरएमएस AC और DC का अनुपात होता है। अगला है, पूर्ण वेव संशोधक में संधारित फिल्टर लोड के माध्यम से किस अवधि में डिस्चार्ज होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा वह अवधि जब डायोड रिवर्स अभिनत हो, बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसा कि दिया गया है इस प्रकार, जैसे कि पूर्ण वेव संशोधक में संधारित फिल्टर लोड के माध्यम से डायोड रिवर्स अभिनत अवधि में डिस्चार्ज होता है। अगला प्रश्न, किसी सेतु यानी ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड की उपयोग किया जाता है। सही उत्तर 4 डायोड का प्रयोग हम करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर के लिए न्यूनतम 4 डायोड की आवश्यकता होती है। हर तरंग दिष्टकारी में 1 डायोड होता है। पूर्ण तरंग सेंटर टैप्ड डिस्टकारी में 2 डायोड होते हैं। 3 फेज डिस्टकारी में 6 डायोड की ज़रूरत होती है। अगले प्रश्न जाने से पहले मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर कर दें। अगर वीडियो पे आया करें तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, और हमारी अगली वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में प्लेलिस्ट का लिंक दिखेगा, आप उस पर क्लिक करके सारी वीडियो आसानी से देख सकेंगी। जैसे कि यदि एक DC मोटर का पास विद्युत वाहक बल अचानक समाप्त हो जाए तो क्या होगा। सही उत्तर आर्मेचर जल सकता है।
यानी शंट, यदि एक डीसी मोटर का बैक ईएमएफ अचानक समाप्त हो जाए तो आर्मेचर जल सकता है, क्योंकि बैक ईएमएफ की दिशा सप्लाई वोल्टेज के विपरीत होती है, अर्थात सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है। अब यदि बैक ईएमएफ का मान शून्य हो जाता है तो सप्लाई वोल्टेज अपोजिशन नहीं होगा, कुल सप्लाई वोल्टेज आर्मेचर के क्रॉस खपत होगी और आर्मेचर जल जा सकता है। अगला हमारा दिए गए जो कि इस प्रकार, जैसे कि यहाँ पर आप जान सकते हैं 5 HP तक की छोटी मोटरें में समानता होते हैं, सही उत्तर 2 पोल होते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, यदि एक 230 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर को 230 वोल्ट एसी जोड़ से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? सही उत्तर, यह निम्न दक्षता व अधिक स्पार्किंग के साथ चलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो कि इस प्रकार दिया गया है, एक डीसी सीरीज मोटर को 230 वोल्ट एसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो यह निम्न दक्षता अधिक स्पार्क के साथ चलेगी, क्योंकि प्रत्यावर्ती फ्लक्स के कारण मोटर को योक तथा क्रोड में बहुत अधिक धाराएं उत्पन्न होगी, जिससे मोटर की दक्षता घट जाती है। दिक् परिवर्तक काल यानी कम्यूटेशन पीरियड के समय शॉर्ट सर्किट यानी लघु पथित आर्मेचर वाइंडिंग अधिक वोल्टता तथा धारा प्रेरित होती है, जिसके कारण ब्रूशों पर अधिक स्पार्किंग होती है। ये